कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम देख चुके थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल में हम देखते हैं पहला कि हमारे पास जो अर्थ में है वो है 118 एलिमेंट्स एंड 118 एलिमेंट्स को हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। हम पहले लिखेंगे देयर आर तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं अर्थ में जो अभी तक पाए गए हैं। उसमें हमने क्या डिवाइड किया है, इनको डिवाइड किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। पॉज करके नोट कर लें। कर लिया होगा आपने। इसके बाद हमारे पास आता है मेटल्स। तो मेटल्स की जो पहली प्रॉपर्टी है, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कि हम इनको थिन शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम थिन शीट में इनको बीट कर सकते हैं, बना सकते हैं हम थिन शीट में इनको। उसको लिख लीजिए आप। मेटल्स आर मैलिएबल मीन्स कैन बी beaten into thin sheets. ये है हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल की, मेटल्स आर डक्टाइल। अभी डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टाइल होता है कि मेटल्स को हम लॉन्ग वायर की फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी मेटल्स का हम वायर बना सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स कैन बी stretched in wires। तो हमारे पास क्या है मेटल्स की, यहाँ पे लिख लीजिए मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम और प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। अब है हमारे पास जो अगला है, all metals are solid except
मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की छोड़ के बाकी सब मेटल सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी एक लिक्विड है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव elements, that is metal loses electrons to form positive ion, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर वाला कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास वो है मोस्ट abundant metal in earth crust is aluminium। जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो है हमारे पास एल्युमिनियम। एंड ये आपने पॉज कर नोट कर लिया होगा, तो रब करने जा रहे हैं। एंड इसी में है एल्युमिनियम एंड सेकंड मोस्ट इज आयरन। जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है हमारे पास एल्युमिनियम एंड सेकंड मोस्ट क्या है? आयरन। अबंडेंट मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर है हमारे पास मेटल्स आर lustrous and can be polished। मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। लस्टरस मीन्स मेटल होते हैं चमकदार होते हैं, और जब इनकी चमक खत्म हो जाती है तो हम इन्हें फिर से पॉलिश कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। अगला है हमारे पास मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स हार्ड होते हैं सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है इसमें मेटल्स हैव हाई melting and boiling। metals have high melting and boiling points except
except sodium and potassium. एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। फिर हमारे पास मेटल्स आर स्नोरस। स्नोरस मींस मेटल्स क्या होते हैं, स्नोरस होते हैं। स्नोरस मींस यानी किसी चीज से हिट करने पे मेटल्स क्या करते हैं, आवाज करते हैं। दैट इज इट मेक्स नॉइस when hitted with हैमर, या कोई भी और चीज से अगर हम हिट करें तो वो नॉइस करता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो पॉज करके नोट कर लें। नीचे वाला कर दिया होगा आपने। अगला हमारे पास पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का क्या होता है, जनरली सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स का कलर सिल्वरी या ग्रे कलर का होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। तो ये तो थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे। कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो नॉन मेटल क्या होता है, सबसे पहले नॉन मेटल्स आर neither malleable nor ductile। ना ही नॉन मेटल्स मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। दीज आर बिट्रल। बिट्रल मीन्स यानी कि अगर हम इन्हें हैमर से मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। यहां पे लिख लीजिए, दैट इज ब्रेक्स when hit with hammer। यानी हैमर पे हिट करने पे ये ब्रेक हो जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए आप। फिर सेकंड जो पॉइंट आता है हमारे पास, नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous। they are dull
दे आर डल। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस या डल होते हैं, यानी उनमें चमक नहीं होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने। अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है, नॉन मेटल्स generally have low melting and boiling point except डायमंड। डायमंड को छोड़ के बाकी सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। एंड डायमंड को होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला है हमारे पास नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। कर लिया होगा आपने। फिर अगला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मेटल में था, नॉन मेटल्स are electronegative elements, that is they gain electrons to form negative ion। यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाते हैं। मेटल्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, और ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे। इसी से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। पॉज करके नोट कर लें। तो ये हो गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा मेटल एंड नॉन मेटल की, यहीं पे खत्म होती है। अब आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन हम देखेंगे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पहली रिएक्शन जो है हमारे पास Na+O2 gives Na
H2O, यानी हमारे पास था सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। एंड आप चाहें तो इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगर हम 2 लगाएं तो Na पे 4 लगाएंगे एंड ये रिएक्शन बैलेंस है, तो वहां पर ये Na के लिए हो गया। एंड दूसरा है हमारे पास, फिर जब हम इस ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी Na2O प्लस H2O, तो हमें दे देगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमारे पास ये आ जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसको भी नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो दूसरा मेटल हमारे पास आता है वो है हमारे पास सोडियम। जो दूसरी रिएक्शन है वो है K प्लस O2 गिव्स K2O, एंड यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर से वही, जब हम K2 को वाटर में डालेंगे हमें मिल जाएगा KOH। यहाँ पे आप लिख लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आप नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें। तो अगला है हमारे पास मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में हम एक पॉइंट लिखेंगे, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब हम मैग्नीशियम को हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाता है और डेजलिंग फ्लेम के साथ जलते हुए। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, या हम लिखेंगे 2MgO, और यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे नहीं, ये हमने कहाँ किया, मैग्नीशियम को बर्न करके किया। तो यहाँ पे हम अगला जो हमारा बन जाता है MgO प्लस H2O, तो फिर से हमें मिल जाएगा MgOH होल ट्वाइस। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया है, इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। अगला जो हमारे पास वो है एल्युमिनियम मेटल। तो एल्युमिनियम Al प्लस O2 गिव्स Al2
O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एंड एक पॉइंट लिखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। यानी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से भी रिएक्शन करे। तो हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। तो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन Al2O3 प्लस HCl देगा हमें AlCl3 प्लस H2O। इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ। Al2O3 प्लस NaOH, तो हमें देगा ये Al2O3 प्लस H2O। यानी यह हमारे पास आ गया एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे लिख लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड। एंड ये है, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम सोडियम एल्यूमिनेट। इसको भी नोट कर लीजिए। तो पॉज करके नोट कर लें। ये हो गया होगा। इसके बाद है हमारे पास जो अगला मेटल है वो है कॉपर। कॉपर में लिखेंगे कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट आफ्टर prolonged heating it forms black copper oxide। ये हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे लेते हैं Cu प्लस O2 gives CuO। ये हमारे पास आ गया। इसको भी नोट कर लीजिए। ये हीट करके आया है प्रोलॉन्ग हीटिंग से। पॉज करके नोट कर लें। तो कर लिया होगा आपने। अभी हमारे पास हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास है। ये दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं Na प्लस H2O गिव्स NaOH। ये हमारे पास आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो हमारे पास है प्लस, यहाँ पे निकलती है बहुत ज्यादा हीट। अगला जो है K प्लस H2O आता है KOH प्लस, यहाँ पे निकलती है हीट। आपको सोडियम मेटल कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है और वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसको नोट कर लीजिए।
कर लिया होगा आपने। अब है हमारे पास कैल्शियम की रिएक्शन विद वाटर। ये हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एंड ये यहाँ पे भी हीट निकलती है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे द हीट evolved is not sufficient to evolve hydrogen gas, thus hydrogen sticks to कैल्शियम। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को भी ले जाए अपने साथ, तो हाइड्रोजन वहीं पे कैल्शियम के साथ चिपक जाता है उसके सरफेस पे। तो ये कई बार पूछ भी लेता है कि हाइड्रोजन क्यों कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखते हैं अगला रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है हमारे पास, तो जैसे हमारे पास है Na+HCl, तो ये हमें देगा NaCl प्लस H2 गैस। तो ये तो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। अगला है K प्लस HNO3 लिख लेते हैं हम, तो ये देगा KNO3 प्लस H2 गैस। तो ये बन गया है। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो एल्यूमिनियम का आता है, एल्यूमिनियम यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा। एल्यूमिनियम फर्स्ट react slowly with acid, but after a while the reaction gets faster. The reaction gets faster, यानी कि एल्यूमिनियम पहले एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन बाद में वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ। तो हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम की हम एक रिएक्शन लेते हैं, Al प्लस HCl gives AlCl3 प्लस H2 गैस। ये हमारे पास बन जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। आई होप आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे आजकल। अब स्कूल जाना तो वैसे आप कम ही कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल तो आप वैसे भी लास्ट टाइम में जाना नहीं चाहिए। स्कूल नहीं होता है, घर में ही पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। तो कर लिया होगा आपने। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब हम देखते हैं अगला आगे। तो ये तो हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास जो एक पॉइंट आता है वो है एक्वा
रीजिया, गलत है शायद स्पेलिंग, एक्वारीजिया की स्पेलिंग एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया किससे बनता है? एक्वारीजिया हमारे पास बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से। हम इन दोनों को 1:3 में लेते हैं। हम क्या कहते हैं? एक्वारीजिया इज अ लिक्विड formed by concentrated HNO3 and HCl taken in ratio हम इसको रेशियो में लेते हैं 1:3, यानी हम लेते हैं HNO3 रेशियो HCl इक्वल्स टू होता है 1:3 के। इसको नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इतना ज्यादा कोरेसिव होता है कि ये गोल्ड तक को अपने उसमें कोरिजन कर लेता है। गोल्ड में भी बहुत ज्यादा कोरेसिव होता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो कर लिया होगा आपने। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4 प्लस Zn, तो Zn क्या करेगा? हमने पीछे भी देखा था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन में। अगर हम लें यानी AgNO3 अगर हम लेते हैं एंड इसमें भी हम अगर Cu का रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, यानी कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमने पीछे देखी थी। तो कर लिया आपने। इसके बाद ये थी वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब आते हैं वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। केमिकल प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन हम देखेंगे। तो पहली जो हमारे पास नॉन मेटल है वो हम लेते हैं कार्बन सबसे सिंपल हमारे पास नॉन मेटल है। तो कार्बन की रिएक्शन हम कराते हैं O2 से, तो मिलेगा हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फर्दर अगर हम CO2 को रिएक्ट कराएं H2O से तो हमें मिलेगा H2CO3, यानी हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोनिक एसिड। ये हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये मिल जाएगा कार्बोनिक एसिड।
तो इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लें। अगला जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं सल्फर। अगर सल्फर को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड हमें मिलेगा। एंड सल्फर डाइऑक्साइड को भी हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा H2SO3 यानी हमें मिलेगा सल्फोरस एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक जिसमें H2SO4 होता है, यह सल्फोरस यानी H2SO3, तो ये हो जाएगा सल्फोरस एसिड। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हमारे पास एक और बनता है, उसमें न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड when non-metal burns in insufficient supply of oxygen. Insufficient supply of ऑक्सीजन, यानी जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई में बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेगा। जैसे हमारे पास कार्बन प्लस O2 हमारे पास है इनसफिशिएंट में, तो हमें CO2 के नीचे आप लिख लीजिए इनसफिशिएंट। इसको नोट कर लीजिए इनसफिशिएंट। हमें मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO होता है, इसको लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो नोट कर लीजिए आप, ये न्यूट्रल होती है नेचर में। तो हो गया होगा। अगला आता है हमारे पास, जो अगली ये होता है वो हम सब जानते हैं, वो होता है जब H2 बर्न होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई में, तो H2O मिलता है यानी वाटर मिलता है। ये भी क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होती है हाइड्रोजन की। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो कर लिया होगा आपने। अब हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट react with water as they cannot give electrons to hydrogen of वाटर। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड हाइड्रोजन गैस को H पॉजिटिव जब निकलेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसलिए
ये रिएक्शन नहीं देते हैं वाटर के साथ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो पॉज करके नोट कर लें, कर लिया होगा आपने। अब जो अगला आता है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड, तो यहां पे भी लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट react with acids as they cannot give electrons to hydrogen of acids because they their self are electron acceptor। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड से H पॉजिटिव निकलता है। हमने कल देखा था कि H पॉजिटिव आयन लिबरेट हो रहे थे एसिड से, जब हमने एसिड बेस इन सॉल्ट पढ़ा। तो जब H पॉजिटिव निकलेगा तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में जो ये होते हैं नॉन मेटल्स, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि खुद के पास तो है नहीं, दूसरे को कैसे देगा वो। तो इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर ले, कर लिया होगा आपने। अगला जो हमारे पास आता है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन देंगे हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है NaBr प्लस, यहाँ पे हमने Cl2 दिया, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस Br2। यानी जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल होगा उसको मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल are displaced by more reactive non metal। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा ये। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास कैसे बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहला आता है हमारे पास
आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो इसमें हम लिखेंगे द बॉन्ड in which there is complete transfer of electron, complete transfer of electron। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बनाने के लिए आ जाता है कई बार। तो कर लिया होगा आपने। आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले हम देखते हैं कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। NaCl सबसे पहले हम देखते हैं Na, यानी Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमने क्लास 9th में पढ़ा था एटॉमिक नंबर वगैरह। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 3। ये हमारे पास Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर होता है हमारे पास Cl होता है 17 एंड Cl का क्या होगा? 2 8 7। ये हमारे पास दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी 2 8 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, हम गलत लिखते हैं। तो 2 8 1 होगा एंड ये होगा 2 8 7। तो देखिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एंड सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यानी अगर ये इसे दे दे, Na अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो Na का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा एंड Cl का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। Na अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड यही इलेक्ट्रॉन Cl अगर गेन करेगा तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने लूज किया तो ये पॉजिटिव बनेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया एंड इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिव बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो हमारे पास Na में इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे पास वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है हम सिर्फ उसी को दिखाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1 एंड Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7। तो हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो ये हो गया 2 4 6 एंड 1 7। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ पे बन जाएगा Na पॉजिटिव। Cl में हम लगाएंगे 7 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये बन जाएगा नेगेटिव। यानी इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करके ये बन जाएगा NaCl। इसको नोट कर लीजिए। तो ये होता है हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान चीजें हैं, हमें बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है एक से दूसरे में, हमें ऐसा ट्रांसफर दिखाना है। इसी को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो अगला है वो हम लेते हैं
MgCl2। KCl का भी ऐसे ही होगा। KCl का आप ट्राई करके बताएंगे कि कैसे बनेगा। MgCl2 सॉरी, MgCl2। Mg में हम देखते हैं, Mg का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होगा 12 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। हमारे पास Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एंड Cl का तो वही होगा जो सेम था 17, यानी 287 हमारे पास Cl का होगा। तो हम क्या करेंगे, हम Mg से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को चाहिए, यानी दो Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन दो Cl को दे सकते हैं। एक Cl एक लेगा एंड दूसरा Cl दूसरा लेगा, तो MgCl2 बन जाएगा। देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी Mg जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए एंड 2Cl ने हमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये बन जाएगा 2Cl नेगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें। तो हो गया होगा। इसके बाद Mg यहाँ पे ये एक Cl है, इसके बाद दो हमारे पास इसके हम 6 इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, प्लस यहाँ पे Mg के हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक यहाँ पे, ये आसानी होगी दिखाने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास Mg ने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास Mg, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऐसे Mg2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे बनेगा प्लस 2Cl नेगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास MgCl2 एंड ये इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर है। इसको बना लीजिए। तो ये हो गया होगा। इसके बाद ये तो था आयनिक बॉन्ड। अब हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड formed by sharing of इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग। वहां पे क्या था, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, केवल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये कर लिया होगा आपने। पहले हम देखते हैं जैसे Cl2 में कैसे होता है। Cl2 तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। दूसरे क्लोरीन का भी हम कर देंगे ऐसे ही 287। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में शेयर हो तो इसके भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हम देखेंगे कैसे होगा। ये हमारे पास क्लोरीन है एंड हम इसकी वैलेंस शेल बनाते हैं, तो ये हमारे पास आ गए। एंड ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है एंड वहीं हम अगर इस दूसरे क्लोरीन की वैलेंस शेल बनाते हैं, इसके भी हम दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो आप देखिए, अगर मैं इस क्लोरीन को छुपा दूं तो इसके 8 ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, और अगर मैं इस क्लोरीन को छुपा दूं तो इस क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। यानी इन दोनों में शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी बट रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी बट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl एंड यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएगा Cl, यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, और ये बन गया हमारे पास Cl2। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। तो ये था हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा ही बनेगा हमेशा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं, तो अब हम आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे पहले ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, यानी 2 6, एंड दूसरी ऑक्सीजन में हम लिखते हैं इसका भी 8 यानी 2 6। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ पे इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हम बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है एंड इसके वैलेंस शेल है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4 6, एंड यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, ये ऑक्सीजन 2 4 एंड ये 6, एंड ये हमारे पास हो गया 6, सॉरी। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, ये ऑक्सीजन। तो ये जब आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें देखिए, जब मैं इस ऑक्सीजन को छुपा दूं तो ये इसके ऑक्टेट पूरा हो रहा है, और इस ऑक्सीजन को छुपाऊंगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे ये इसका डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसको हम लिखते हैं O2। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 2, 5 हमारे पास आ जाएगा, एंड दूसरी नाइट्रोजन हम लिखते हैं 7 2, 5, एंड हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो ये आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। वैसे ही एक और नाइट्रोजन लेके इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, एंड ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड एन इसी को हम कहते हैं N2। तो इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड हम कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी खत्म होता है। अब हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मेटल रिएक्टिव होता है वो होता है सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, बीच में कैल्शियम रह गया शायद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ पे आयरन, एंड फिर इसके नीचे टीन होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले इतना। फिर यहाँ पे आता है Sn, यानी टीन आता है। फिर आता है हमारे पास, तो
हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आप अपनी नोटबुक में इसी के नीचे नोट करिएगा। तो पहले हम इसके आगे इसके नेम लिख लेते हैं। ये है पोटेशियम, पोटेशियम, ये है सोडियम, ये कैल्शियम, एंड ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, आयरन, ये टिन। अगर आपको टिन दिख नहीं रहा तो टिन होता है SN, कैपिटल S एंड स्मॉल n, उसका सिंबल होता है टिन। तो ये आपने कर लिया होगा। इसी के नीचे आप लिखिए, इसके बाद जो हमारे पास सीरीज आती है वो आती है Pb यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर हमारे पास आता है, एंड इसके बाद आता है Hg, Ag, Au, Pt। तो हमारे पास ये आ गए सारे एलिमेंट। तो ये होता है लेड, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये मर्क्यूरी, ये सिल्वर, ये हमारे पास गोल्ड, और ये प्लैटिनम। इसको आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे राउंड कर सकते हो। तो ये कर दिया होगा आपने। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स थे उसमें आप लिखिएगा मोर रिएक्टिव, ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन से नीचे, लेस रिएक्टिव में आप लिखिए लेस रिएक्टिव। जो ऊपर से उसमें आप लिखिए मोर रिएक्टिव। इसको नोट कर लीजिए आप। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हमारे पास आता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज खत्म होने के बाद, ऑकरेंस ऑफ मेटल। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल यानी हम मेटल को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए मेटल्स आर फाउंड इन combined state with their sulfide, hydride and कार्बोनेट। ये कैसी स्टेट में पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। हमारे पास मेटल्स किस किस के साथ पाए जाते हैं? हमारे पास पाए जाते हैं सल्फाइड, हाइड्राइड और कार्बोनेट्स में। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद है हमारे पास जो आता है मिनरल्स। मिनरल्स में आप लिखिए द नेचुरल स्टेट in which a metal is found. The natural state in which a metal is found is called
कॉल्ड मिनरल। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मिनरल के बाद आता है ओर। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted, from which a metal can be extracted is called ore। यानी कि मिनरल तो होता है हमारे पास नेचुरल मटेरियल जिसमें हमारा जो मेटल है वो पाया जाता है, जिस फॉर्म में पाया जाता है वो होता है मिनरल। एंड ओर होता है जिस मिनरल से हम मेटल निकाल सकें वो हमारे पास ओर होता है। यानी कि सारे मिनरल से हम मेटल नहीं निकाल सकते हैं, कुछ कुछ ही मिनरल से हम मेटल निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। यानी कि सारे ओर मिनरल्स होते हैं लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसका रीजन हमने बता दिया ऐसे क्यों। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद है हमारे पास जो हाई रिएक्टिविटी, जो हमने आपको लिखाया था, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है उनको मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जिसमें हम लेते हैं पहला Na सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का हम लेंगे क्लोराइड ओर यानी NaCl। हमने जब लिया तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। उसके बाद इसको करने के बाद आप लिखिए एट कैथोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज पे जाएगा पॉजिटिव वाला सोडियम, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैथोड इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Na। एंड फिर आता है एनोड। एट एनोड, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एनोड होता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है। यहाँ पे लिखिए नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे हुआ नेगेटिव एंड एनोड पे हुआ पॉजिटिव, तो Cl जाएगा पॉजिटिव वाले पे क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देने हैं। एंड एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। प्लस इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये बन जाएगा Cl2। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2Cl नेगेटिव लिख लीजिए। तो ये तो हमारे पास सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन, इसको नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इनको आप इनका सबका जो एक्सट्रैक्शन है वो ऐसे ही होगा। हम इनकी क्लोराइड सॉल्यूशन से हम इनको ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे इसका हम एक्वा सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि जैसे हम अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन यूज करेंगे, सोडियम जैसे ही बाहर निकलेगा वाटर से रिएक्ट कर जाएगा एंड वाटर से रिएक्ट करने पे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, वहां पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो अब हम लेते हैं मेटल्स ऑफ मॉडरेट
रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी के मेटल जो होते हैं हमारे पास, उनको हम लेंगे मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है, कैल्सिनेशन है रोस्टिंग। तो हम पहले लिखते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो ऑक्साइड होता है उसको हम कार्बन के साथ बर्न करते हैं ताकि कार्बन उसकी ऑक्सीजन को ले ले, एंड फिर हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है। तो ये जैसे हम देते हैं ZnCO3, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बनेगा ZnO प्लस CO2। यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं कि कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच मॉडरेटली कार्बोनेट और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल इज बर्न्ड, देन द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें, वरना डायरेक्टली रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ZnO प्लस हम C लेंगे, तो ये इसकी ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे बन जाएगा Zn प्लस CO। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमारे पास प्योर जिंक मेटल आ गया है। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद कैल्सिनेशन होता है इन अब्सेंस ऑफ एयर। अब हम लिखते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में हम इसको हीट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, Zn का सल्फाइड ओर लेते हैं प्लस O2 अगर हम लेंगे तो ये बन जाएगा ZnO प्लस SO2। यहाँ पे ये गैस निकल जाएगी, एंड फर्दर हम ZnO को कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा Zn प्लस CO। तो ये था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में, यही फर्क है। कैल्सिनेशन में इन अब्सेंस ऑफ एयर होता है एंड रोस्टिंग में इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। ये था कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब आता है हमारे पास एक और प्रोसेस होती है थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी मेटल ऑक्साइड को कि एल्युमिनियम पाउडर के साथ बर्न करते हैं ताकि एल्युमिनियम उसकी ऑक्साइड ले ले। हम देखते हैं यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस metal oxide is burned with aluminum powder. एल्युमिनियम पाउडर। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम रिएक्शन लिखते हैं इसकी। तो कर दिया होगा आपने। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं जैसे हमारे पास है Fe2O3, हमने यहाँ पे आयरन थर्ड लिया, प्लस Al गिव्स Fe प्लस Al2O3 हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो ये थर्माइट रिएक्शन हो गई है, हमें आयरन, प्योर आयरन मिल गया है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। एंड दिस प्रोसेस is used in welding and broken
parts of machine or cracked railway tracks. Cracked railway tracks तो इस प्रोसेस का हम यूज कहाँ करते हैं, जो ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीन होते हैं उनको जोड़ने में हम इसका यूज करते हैं, वेल्डिंग में यूज करते हैं। और कहीं पे अगर रेलवे ट्रैक्स टूटे हुए हों तो वहां पे भी हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये कर लिया होगा आपने। इसके बाद है हमारे पास मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी। तो जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसको हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ उसे बर्न करके। जैसे हमारे पास है HgS यानी मर्क्यूरी का सल्फाइड ओर, इसको हमने O2 के साथ जब हीट किया तो हमें मिल गया Hg प्लस SO2। तो इसको नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे G सही नहीं बन रहा है, Hg प्लस SO2। या कॉपर का भी हम ऐसे ही करते हैं, Cu2O प्लस, अगर हम O2 करेंगे Cu2S, अगर हम O2 करेंगे यहाँ भी मिलेगा हमें CuO प्लस SO2। एंड फर्दर हम CuO को कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो हमें Cu प्लस CO मिल जाएगा। यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मिल गया है, कॉपर मर्क्यूरी। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल होता है खत्म। अब हमारे पास आता है कोरिजन। अब हमारे पास क्या आता है, कोरिजन आता है। कोरिजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरिजन। तो ये हमारे पास कोरिजन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर, थर्ड दूसरा है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एयर एंड वाटर तो चाहिए ही चाहिए, तभी हमारे पास कोरिजन या रस्टिंग होगी। विदाउट, या तो सिंगल एयर हो तब भी नहीं होगी, अगर सिंगल वाटर हो तब भी नहीं होगा रस्टिंग। इसको आप नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है कोरिजन की। तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए पहला है अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, यानी अगर हम पेंट लगाएं तो हम रस्टिंग से बच सकते हैं। दूसरा है बाय
गैल्वेनाइजेशन 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 क्या होता है? किसी दूसरे मेटल की आयरन के ऊपर कोटिंग कर देना। जैसे आयरन के ऊपर हम अगर जिंक की कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में लिख लेते हैं हम कोटिंग ऑफ अदर मेटल ऑन आयरन। आयरन के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करना ही हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। थर्ड है हमारे पास बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज बना के भी हम रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। एलॉयज क्या होता है? दो और मोर मेटल का मिक्सचर होता है, उसे हम एलॉय कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये कर लिया होगा आपने। तो अगला जो टॉपिक है वो एलॉय है, हम देखते हैं एलॉयज। इट इज अ homogeneous mixture of two or more metals। यानी हमने क्या कहा था? एलॉय क्या है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कर दिया होगा आपने। पहला जो एलॉय हमारे पास आता है वो आता है ब्रास। तो ये होता है कॉपर एंड जिंक का सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। और इसके नीचे आप लिख लीजिए कॉपर के नीचे यहाँ पे होता है 80% कॉपर एंड 20% जिंक। फिर हमारे पास दूसरी जो एलॉय है वो है ब्रॉन्ज। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का मिक्सचर हमारे पास ब्रॉन्ज होता है। इसमें होता है 90% कॉपर एंड 20% टिन। इसको आप नोट कर लीजिए। सॉरी 10% टिन होता है, कंटिन्यू दिया। तो कर दिया होगा आपने। हमारे पास आता है अगला जो एलॉय है वो है शोल्डर। इट इज मिक्सचर ऑफ 50% lead and 50% टीन का ये मिक्सचर होता है। फिर अगला एलॉय आता है हमारे पास अमलगम। एंड अमलगम होता है एक मरकरी मेटल लेते हैं, दूसरा कोई भी और मेटल ले सकते हैं। मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विद 1 or more
मेटल, यानी मरकरी का मिक्सचर हम दो या दो से ज्यादा मेटल के साथ करते हैं, उसी को हम अमलगम कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो कर दिया होगा आपने। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एलॉय आता है वो आता है गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, यानी जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। सो गोल्ड इज alloyed with silver and copper in small amount, यानी कि एक छोटे अमाउंट में हम गोल्ड को मिलाते हैं दूसरे किसी मेटल के साथ, सिल्वर या कॉपर के साथ, तो ये बन जाता है हमारे पास 22 कैरेट। देन इट बिकम्स 22 कैरेट, एंड कैरेट गोल्ड को मेजर करने की यूनिट होती है। तो कर लिया होगा आपने ये। तो जो हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। इसी के साथ ही मेटल्स एंड नॉन मेटल होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।